नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के रन पर लगातार ग्राउंड कवरेज कर रहा है और इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से उपचुनावों का रन काफी रोचक है, तो इसी सिलसिले में भाजपा से प्रत्याशी इंद्र लखनपाल से आज खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद जी। लखनपाल जी, जिस तरीके से आप इस सीट पर जो है लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है वो कांग्रेस थी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि अब बीजेपी से जो है 15 महीनों में दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं? किस तरीके से चुनौती मानते हैं, क्योंकि इस तरीके के चुनाव शायद पहली बार आप लड़ रहे होंगे? देखिए, जीवन में चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो चुनौतियां ज्यादा होती हैं और चुनौतियों से घबराना क्या। देखिए, जब कोई इस प्रकार की घटना घटती है उसका पहले से कोई अंदेशा नहीं होता। कोई ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत पहले से इसके बारे में सोच के रखा था कि हम ऐसा करेंगे। ये तो कोई परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 1-2 दिन में सारा काम हो गया। पहले से कोई ऐसी चर्चा नहीं थी मेरे मन में, किसी से मुलाकात नहीं हुई। एक वैसे ही जो मनु सिंह भी जी एक बहुत बड़े प्रख्यात वकील हैं जी, सर्वोच्च न्यायालय के, और उन्होंने कुछ टिप्पणियां जो की थी राम मंदिर के निर्माण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में, कुछ वो बात थी। और एक हाल ही में हमारे सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की सरकार के समय में जी एक वाटर सेस लगाया था हाइड्रो कंपनीज के ऊपर। उससे सरकार को, हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू आना था। लेकिन ये वही मनु सिंह भी हैं कि उन्होंने कंपनी वालों से मिलके प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। उससे हमारे नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ और बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। तो उस एक मन में उनके प्रति एक ऐसी भावना पैदा होगी कि ये व्यक्ति जो है हमारे प्रदेश के हितों के खिलाफ है और सनातन धर्म के खिलाफ है। ये मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही थी जो मैंने ये निर्णय लिया। जिस तरीके से ये राज्यसभा के चुनाव हुए उसके बाद जो है वो सियासी हलचल हिमाचल प्रदेश में ऐसी बनी कि सत्ता पर बैठी हुई कांग्रेस सरकार को जो है वो जिस तरीके से ट्रेमर झेलने पड़े हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो आप कांग्रेस से ही जो है जीतकर विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे थे और जिस तरीके का मार्जिन आपने 2022 के चुनावों में लिया था वो एक अलग दौर था। लेकिन अब 16 महीने में एक बार फिर जो है लखनपाल बड़सर की जनता से जो है दोबारा अपने मत मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन अहम मुद्दों के साथ इस बार जाने वाले हैं और चुनौती काफी रहने वाली है इस बार के चुनावों में? देखिए, प्रदेश में सरकार है और सरकारी मशीनरी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा, वो तो एक आम बात है और सामने नजर भी आ रहा है। लेकिन चुनौतियों से मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैं एक बात तो आपको बता दूं जी, और यदि मेरे मन में ऐसा डर होता, हमारे मन में, तो हम शायद चुनाव ही न लड़ते। परिस्थितियां जब बन गई और राज्यसभा का चुनाव हुआ और अगले दिन जो कार्रवाई हुई, जो हम पर एक तलवार लटकी, क्योंकि स्वाभाविक है सरकार खुन्नस में थी, उन्होंने प्रेशर बनाया स्पीकर महोदय के ऊपर और हमें एक्सपेल हो गए। हम जब एक्सपेल हो गए तो फिर तो नेचुरली सड़क पे थे। जब सड़क पे थे तो फिर न कांग्रेस के थे न भाजपा के थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें मान सम्मान मिला, उन्होंने हमें बुलाया और हम उनके साथ चले गए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहाली के लिए हमने केस दायर किया। लेकिन उसमें डेट बहुत लंबी पड़ गई, 6 मई को डाल दी और उसी के साथ अधिसूचना जारी होगी चुनाव की 7 मई से। तो फिर हमने विचार किया कि अब तो केस पता नहीं कितना लंबा चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में हमसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा अब आप अपना केस विड्रॉ करिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको टिकट देंगे और आप चुनाव लड़िए।
तो महज 15 महीनों में एक बार फिर से इंद्रदत्त लखनपाल जो हैं वो बड़सर की जनता के बीच में हैं, क्योंकि उपचुनाव यहाँ पर हैं और पूरा फोकस जो है इन 6 विधानसभा की सीटों पर जो है उपचुनाव में सबका बना हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं कि प्रचार प्रसार जो है वो लगभग युद्ध स्तर पर चल रहा है? महज कुछ दिन बचे हैं, 1 जून को यहाँ की जनता एक बार फिर से अपना विधायक चुनने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रचार प्रसार के दौरान जो है मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, सीधा सीधा आरोप जो है वो आप पर लगा रहे हैं कि बिके हुए हैं, जल्द जो है सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। इस तरीके के बड़े आरोप इंद्रदत्त लखनपाल ने कभी सुने थे? देखिए, जब स्वाभाविक तौर पर ऐसी घटना घटती है तो आरोप लगाएंगे, और वो करेंगे भी क्या, धूप तो देंगे नहीं हमें, पूजा तो करेंगे नहीं हमारी, और उस सलाखों के पीछे भेजना चाहते तो जल्दी भेजे ना। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो देखिए, स्टेटमेंट फायदेमंद रहने वाली है या नुकसानदेह? वो एक कुंठा से ग्रसित है। हमने तो कानूनी नोटिस भेजा है उनको, केस दर्ज किया है हाईकोर्ट में 9 के 9 विधायकों ने कि आप साबित तो करो पहले। कोई भी कार्रवाई होने से आप जबरदस्ती उठा के जेल में ठूंस देंगे, ऐसा तो नहीं है। और ये धमकी देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और जनता का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी जनता के बीच में जाके अपनी बात कर रहे हैं। तो आपने तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से करी थी, विचारधारा के साथ करी थी, तो ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसा वैक्यूम बना इन 15 महीनों में कि आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपके लिए, परिवार के लिए, आपकी टीम के लिए जो है वो काफी चुनौतियां पैदा करने वाला था। बिल्कुल, चुनौतियां तो हुई हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं था कि हमारा कोई राज्यसभा के चुनाव थे उसी की वजह से सब कुछ हुआ। जिस समय छत्तीसगढ़ में चुनाव थे और मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था दिल्ली के द्वारा, AICC के द्वारा, 3 महीने मैंने वहां छत्तीसगढ़ में लगाए, और जो उपेक्षा हमने वहां सहन की, जब हमने पार्टी का जो कार्यप्रणाली देखी और समझ में आया कि पार्टी धरातल पर जाकर चुनाव लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हम संगठन के लोग थे, काम करने वाले लोग हैं। जब वहां पर हमारे AICC के प्रभारी थे और माननीय मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, मैंने कोई 10 बार उनके PA से टाइम मांगा कि मुझे मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा दो। कुछ रिपोर्ट्स देनी थी, क्योंकि उस समय वहां पर यह चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होगी। लेकिन मैंने चुनावों से पहले 2 महीने जो वहां पे अपने लगाए, उसमें मैंने पूरे जो मेरे विधानसभा थी, दुर्ग लोकसभा संसदीय क्षेत्र था, उसमें लगभग 9 के आसपास विधानसभा क्षेत्र थे जी, जिनमें मैं सब में घुमा, गांव में गया, लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि सरकार जो हवा में घूम रही है और लोगों को बहुत गलतफहमी है कि रिपीट होगी। उस समय पत्रकार थे वहां पे, पत्रकार वार्ता में तो हमने यही कहना था कि जीत रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि क्या होगा। मैंने कहा बहुत मुश्किल है। तो अब तो आप एक बार फिर से चुनावी रण में हैं, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, पॉलिटिकल जो ये भूचाल आया है, तो क्या ये समझा जाए कि इस बार का जो ये उपचुनाव है ये अग्नि परीक्षा है इंद्रदत्त लखनपाल के लिए? परीक्षा तो रहती है, चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो चाहे सामान्य चुनाव हो, उसमें घबराना क्या। हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि नए लोग हैं, संगठन के आदमी हैं, और जनता के बीच में हमने कोई संगठन के तौर पे काम नहीं किया है। हमने अपने खून पसीने से इस बड़सर विधानसभा क्षेत्र को सिंचा है, बहुत मेहनत करी है लोगों से बीच में अपनी छवि बनाने की। 80,000 से ज्यादा मतदाता आपके इस बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से जनसभाओं में नेताओं के भाषण हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो सीधा प्रहार आप पर कर रहे हैं कि बिके हुए नेता हैं, तो ये क्या ये सच है? खरीदने का प्रयास तो मुख्यमंत्री ने हमें भी किया था जी। अगर वो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपने गिरोह में भी झांक कर देखना चाहिए। जिस समय हम चंडीगढ़ में थे, लगातार वो 7 दिन तक मुझे फोन करते रहे, मैंने फोन नहीं उठाया।
बाद में उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा एक बार बात तो कर लो। हमने बात की तो उन्होंने ऑफर दी सीधे सीधे तौर पर कि आप वापस आ जाइए, आपको मैं मंत्री बना दूंगा, आपको जितना मर्जी पैसा चाहिए पैसा दे दूंगा। तो वो क्या था? फिर आरोप लगाने से कोई चीजें साबित नहीं होती, और मेरे पास तो सबूत है, व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई है। और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, स्वस्थ परंपरा नहीं है, और वो इससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं, बोल भी कह सकते हैं, और यही जो वाणी है उनकी उनको ले डूबेगी। एक और गंभीर आरोप जो है आप पर उन्होंने लगाया है कि जो ये खनन माफिया है, इनका जो बढ़ता साम्राज्य है उसको रोकना उनका अहम जो है वो मुद्दा रहने वाला है, और खनन माफिया को जो है वो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या आप इसमें सम्मिलित थे? खनन माफिया तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनका नदौन में जो क्रशर है उनके भाई का है, भाई का तो नाम है, सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम चलता है वहां पर। तो वो क्या है, पूरे प्रदेश के उन्होंने क्रशर बंद कर दिए, फिर नदौन का क्यों खुला था? पूरे नेशनल हाईवे को 4 लेन के लिए मटेरियल वहां से जाता है, तो ये खनन नहीं है वो। और जिसको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जिस व्यक्ति को बड़सर विधानसभा क्षेत्र से, खुद खनन माफिया है। पहले तो उसके ऊपर एक्शन लेना, उनका क्रशर बंद करे। अब इस तरह की बातें करना, वो एक्चुअली में वो बुखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और मेरा तो कोई क्रशर नहीं है, ना मेरा कोई खनन है, हम तो समाज सेवक है, समाज के बीच में रह के काम करते हैं। ना मेरा क्रशर है, ना मेरा कोई माइनिंग का काम है, तो मुझे क्या उसमें बताने की जरूरत है? किस तरीके से आप देखते हैं कि और जो कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग हैं, मैं आपको टिप्स में बता दूंगा कितने खनन माफिया हैं जी। खनन माफियों के बारे में बात करते हैं जो लोग। तो संरक्षण कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री। तो आरोप आप पे क्यों लगा? मेरे ऊपर क्या आरोप लगने? मैंने क्या संरक्षण दिया किसको? बताओ जरा, साबित कर दे मुख्यमंत्री की मैंने किसी माइंस वाले को वो किया। हमारे यहाँ कितना खनन होता है जी। हमारे यहाँ तो क्रशर 3-4 क्रशर है, कुल्ली 4 क्रशर होंगे, वो तो परमिशन लेके बने हुए लगे हुए हैं। आशीष शर्मा का विधायक का था, एक वो बंद करा दिया। एक और है, एक ज्ञान जी है, एक उनका है, तो बालाजी करके एक वो चल रहा है। एक इनका सुभाष जी का है जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका चल रहा है वहां पे, बाउंड्री पे है बिलासपुर और हमीरपुर की। तो वो भी तो खनन ही कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई जो है इस बार की, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट से है या फिर सरकार से? कांग्रेस के कैंडिडेट से क्या है कि सरकार से लड़ाई है, जब सरकार लड़ रही है। और लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे, सरकार को हरा के दिखाएंगे। जनता को हमने अपने प्यार से सिंचा, और जब बड़सर की जनता मुझे प्यार करती है उसमें वो मुझे पार्टी से ऊपर देखते हैं। यही मेरी कमाई है, और जनता की ताकत मेरे लिए सर्वोपरि है, और विश्वास है मुझे कि जनता मेरा साथ देगी, और मिल रहा है मुझे भरपूर समर्थन। जितना मर्जी दुष्प्रचार कर लें, जितना मर्जी बिका हुआ बोल दें, जितना मर्जी कुछ भी कर लें, जितना मर्जी भगौड़ा बोल दें। भगौड़ा बोल रहे हैं, हम भगौड़े कहां से हुए? हम भाग के थोड़ा ना गए, हमें तो एक्सपेल किया है भाई। इस बात को क्यों नहीं बोलते हो? स्पीकर महोदय ने हमें एक्सपेल किया है, तब हम गए, हम अपनी मर्जी तो नहीं भागे। अगर उनकी थोड़ा संयम रखते, हमारे नोटिस के लिए वो समय दे देते, एक आध दिन हमसे चर्चा कर लेते। इससे पहले भी तो क्रॉस वोटिंग होती रही। बहाना तो उन्होंने कट मोशन का लगाया बजट का, जबकि हम सदन में थे, हाजिरी थी हमारी वहां पे। वो तो आनन फानन में उन्होंने डिसीजन लेना था, हमें एक्सपेल करना था, बहाना बना के बाहर कर दिया। तो आप तो कांग्रेस खेमे के ही बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी? क्या कोई दुश्मनी कोई नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। वो मेरे दोस्त थे, अच्छे, हम इकट्ठा पढ़े हैं कॉलेज में, इकट्ठा पार्षद रहे शिमला में। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी उनके साथ। उनके साथ तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मैंने जो अपना डिसीजन लिया, मैंने सिर्फ जो राज्यसभा में जो जिस व्यक्ति को भेजना चाहते थे, हमने मेरा उसके प्रति नकारात्मक रवैया था, उसके ऊपर हम डिसीजन ले लिया। अब मुख्यमंत्री उसको अपनी दुश्मनी माने तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। उनके साथ मेरे कभी भी किसी भी बात को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। इन चुनावों के साथ लोकसभा के चुनाव भी हैं, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तो ये दोनों चुनाव एक साथ होना चुनौती पैदा कर रहे हैं। चुनौती तो देखिए चुनाव में हर में रहती है, ऐसी भी कोई चुनौती नहीं है। हमीरपुर से
हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी वो भारी मतों से जीतेंगे। उनके साथ साथ हम भी अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी का अपना एक ऑरा है, उनका रुतबा है और उन्होंने अपने आप को डे बाय डे प्रूव किया है। जिस प्रकार से 5 साल वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है किसी भी प्रकार का। स्वच्छ छवि से बाहर निकलकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपना रुतबा बनाया। आज देश को प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और हमारे हमीरपुर के लिए भी उन्होंने गौरव बढ़ाया। तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपने आप को बहुत एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित किया है, उसका जरूर हमें लाभ मिलेगा। हम पिछले काफी दिनों से जो है लगातार तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा कर रहे हैं, जनता से जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर इसी हमीरपुर संसदीय जो क्षेत्र है जिसमें बक्सर भी आता है, तो जहां जहां उपचुनाव है इन तमाम इलाकों में जो है वो एक दबी जुबान में नारा चल रहा है, एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। तो इस नारे को किस तरीके से? देखिए, वो कुछ लोगों की कुंठा हो सकती है, वो कर रहे हैं, उसका हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमांड है उनके समक्ष बात रख दी है, क्योंकि वो लोग दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की गोद में बैठ गए और मुख्यमंत्री को खिला रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। वो कितना उसमें नुकसान कर पाएंगे वो तो भविष्य के घर में छुपा, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि लोग यहाँ के जो हमीरपुर के जो लोग हैं बहुत ही समझदार, सूझबूझ वाले और मार्शल लोग हैं। कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है कि वो इन बात के झांसे में आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब जो है वो अब मेन समय माना जाता है, लास्ट के 15 दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी चुनावी जंग के लिए। स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है वो दोनों तरफ से जारी कर दी गई है। आपके प्रतिद्वंदी की अगर बात करें तो मुख्य मोर्चा जो है वो मुख्यमंत्री उनके स्टार कैंपेनर के तौर पर संभाले हुए हैं। इंद्रदत्त लखनपाल के लिए किस तरीके से रहेगा आने वाला जो ये 15 दिनों का दौर है, और उसमें क्या कुछ स्टार प्रचारक की डिमांड आपकी तरफ से की गई है? देखो, पार्टी की तरफ से जिसको भी भेजेंगे हमें तो सर्वकारी है, हमने तो काम करना है और हमें मुख्य रूप से अनुराग ठाकुर जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले कल ही उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और सबसे पहले उन्होंने बक्सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और 10 से 15 बैठकें हमने पिछले कल की हैं। अच्छा रिस्पांस था, उनका आशीर्वाद भी, उनका संदेश एकदम स्पष्ट है कि हमें दोनों सीटों पर जीत चाहिए और भारी मतों से जीत चाहिए, ये उनका स्पष्ट संकेत है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नई पार्टी से आपके पॉलिटिकल करियर की अब नई शुरुआत है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, तो अब जो नई टीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, समन्वय बैठ गया क्या? नाराज जो है वो मना लिए गए? 1-2 लोग नाराज हैं, उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता और वो अपने वजूद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश जो हमारे मंडल के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल है यहाँ बक्सर का, वो सभी साथ हैं और सब साथ चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टिकट मिलने के बाद धूमल साहब के पास गया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आप सभी से बातचीत करो और अपना आगे बढ़ो। और बलदेव शर्मा जी के घर गए, उनसे बात हुई, फिर कमल नयन जी के घर में गया, विनोद ठाकुर जी से मिला, फिर अपने संजीव शर्मा जी के घर गया, उनसे मिला, और भी जो हमारे मंडल के लोग थे जो और एस्पायरेंट रहते हैं कि हमने अभी कब जीवन में कुछ बढ़ना, सबसे बात की, सबसे तालमेल बिठाया और फिर हम चुनाव प्रचार में कूद पड़े। हमने लगभग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दौरा पूरा कर लिया और दूसरे दौरे की हमने शुरुआत कर दी है। तो चुनाव प्रचार में इंद्रपाल लखनपाल आप जो है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव जो है तरीके से आगे बढ़ेंगे या जनता के मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो एग्रेसिव कभी रहा ही नहीं, ना ही मेरी नेचर है एग्रेसिव। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण ही बात करता हूँ जनता से, और जनता के मुद्दों पर ही मैं सारी बात कर रहा हूँ। मेरा अपना तो कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा तो जनता का ही एजेंडा है। जनता की मांगे हैं, जो हमारे 15 महीनों में जो काम होने थे विधानसभा क्षेत्र के, उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे हमारे सिविल हॉस्पिटल की बात हो, चाहे हमारे बस अड्डे की बात हो, चाहे हमारे पानी की स्कीम की बात हो, चाहे हमारी परिवहन व्यवस्था की बात हो और स्वास्थ्य संस्थानों की बात है, चाहे हमारे भुट्टा का स्वास्थ्य संस्थान है, भुट्टा का बस अड्डा है,
बीजेडी का हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग की बात हो, हमारा बहुउद्देशीय भवन चाहे बीजेडी में बनने की बात हो, और 132 केवी का सब स्टेशन की लोकार्पण की बात हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं और आम जनता से जुड़े हुए जो सरकार को काम करने चाहिए थे। किसी भी सरकार का जो प्रथम वर्ष होता है वो प्लानिंग का वर्ष होता है और अगले 5 साल हमने क्या करना है उसकी रूपरेखा खींचनी पड़ती है, उसके हिसाब से पूरी कंस्टिट्यूंसी में काम बांटना पड़ता है। वो मुख्यमंत्री ने किया नहीं, कई बार हमने उनसे चर्चा भी करी, प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा बहुत हल्के में लिया, तो हमने भी फिर जूझ से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा और आज जो हालात है वो प्रदेश सरकार के अच्छे नहीं है। तो जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनावों के बाद जो है स्थिति और कांग्रेस की बेहतर होने वाली है, नंबर जो हैं विधायकों के बढ़ने वाले हैं और सरकार जो है पूरे 5 साल का नहीं, देखिए वो तो राजनीतिक बयान है, वो तो राजनीतिक बयान है। अभी उनका उसके दुष्प्रभाव भी तो नहीं दिख रहे ना वो कि कांग्रेस पार्टी के 6 CPS का जो केस अभी लंबित है हाई कोर्ट में, उसका क्या होगा जी। तो ये तो अब उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है। कोई भी लड़ाई जब होती है तो कोई अपने को कमजोर तो बोलेगा नहीं जी। मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो थोड़ा चाहेंगे कि मैं ऐसा बोलूं कि नहीं मुझे कोई डर है या मैं पता नहीं मेरी सरकार ना चला जाए। पर आप तो बेहतर जानते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के हालात खराब हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। उस सरकार का क्या होगा जिसके कैबिनेट मंत्री रोते हुए बाहर आए और विधायकों में आज भी बहुत नाराजगी है। जब काम ही नहीं होंगे तो नाराजगी तो होगी। पैसा सरकार के पास नहीं है, आर्थिक संसाधन जुटाने की तरफ कोई प्रयास नहीं हुआ है और जो प्रयास किए गए हैं वो हवा में तीरबाजी हुई है। तो आप बताइए फिर अब इतने बड़े सिस्टम को चलाना और ऐसी परिस्थितियों में काम करना, मैं नहीं समझता कि सरकार जो है ज्यादा दिन तक ठहर पाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पूर्व चुनावों की अगर बात करें तो पिछला चुनाव जो है वो आपने बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, तो इस बार के इस चुनावों में जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, रिजल्ट तो मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि मैं उसको मेंटेन करूं और उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन चुनाव होता है। चुनाव को मैंने हमेशा 0 से ही लड़ा है और 0 से लड़ेंगे और हीरो बनेंगे। लास्ट सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जंग वही है, बस परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बड़सर की जनता जो है दूसरी बार आपको 16 महीनों में क्यों वोट दे? देखिए, जनता अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो उनका सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता था। जनता के सुख दुख में और उनके एक परिवार की तरह उनके बीच में रहना, तो परिवार में वो जो प्यार मिलता है, नाराजगी थी लोगों में, उन नाराजगियों को मैंने दूर किया है उनके बीच में जाकर और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, माना कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे विधायक ने गलत किया, लेकिन जब मैं उनके साथ चर्चा करता हूं, उनसे अपनी दिल की व्यथा सुनाता हूं, तो उनको लगता कि नहीं, हमारा विधायक जो ठीक है। तो वो निश्चित तौर पर मेरे साथ चलेंगे लोग, और लोग देखिए अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत नई चीज आपको देखने मिलेगी। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं और बड़सर पर किस तरीके से चुनावी माहौल जो है इस वक्त बना हुआ है, इसी पर हम खास बातचीत कर रहे थे। आज की बातचीत में बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।